Assalamu alaikum, 10th class. Today we are going to discuss an interesting topic of this chapter which is Coulomb's law. हाँ जी, Coulomb's law आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का. तो स्टार्ट करते हैं. We know that a force of attraction or repulsion acts between two charged bodies. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है बिटवीन टू चार्ज बॉडीज होती हैं. दो चार्ज बॉडीज हैं, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दफा करेंगी एक दूसरे को. अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी. बिकॉज अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल. दोनों ये नेगेटिवली चार्ज होंगी या दोनों ये पॉजिटिवली चार्ज होंगी, देन ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी. और अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, देन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी. ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं. हाउ इज दिस फोर्स अफेक्टेड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन टू बॉडीज आर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज चेंज्ड. हाँ जी, दोनों चार्ज बॉडीज हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. दैट वाज वन क्वेश्चन. ये पहला क्वेश्चन है. अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड में इफेक्ट होगा, मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा करते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये हमारा क्वेश्चन है. और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. और अगर हम ये जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा करते हैं, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. ये बुक वाले ने अभी हमसे क्वेश्चन किया है. In order to find the answer of these questions, इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए a French scientist, फ्रांसीसी साइंसदान चार्ल्स कॉलम कब in 1785 experimentally established the fundamental law of electric force between two stationary charged bodies. इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए फ्रांसीसी साइंसदान चार्ल्स कॉलम ने 1785 में एक्सपेरिमेंटली तौर पे एक लॉ एस्टेब्लिश किया, इलेक्ट्रिक फोर्स का एक लॉ उसने एस्टेब्लिश किया इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए. तो सबसे पहले हम इसको करेंगे डिफाइन. हाँ जी, डेफिनेशन में है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब हमें पता है अट्रैक्शन कब होगी, जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा, जब एक नेगेटिव चार्ज होगा. इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. रिपल्शन कब होगी, जब दोनों ये नेगेटिव होंगे या ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे. इनके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन होगी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस. ये बात समझनी है कि पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं. अ वेरी स्मॉल एंड इलेक्ट्रिक चार्ज विच हैज नो डायमेंशन. हाँ जी, बिल्कुल लाइट चार्ज को, बिल्कुल सिंपल एक डॉट की फॉर्म में जो चार्ज होता है उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं. ये दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं. पॉइंट चार्ज वो चार्ज होता है जिनका एक्चुअल में जो साइज होता है चार्ज का वो उनके डिस्टेंस से क्या होता है, कम होता है. मतलब उनके दरमियान सेपरेशन ज्यादा होती है और चार्ज का जो साइज होता है वो वेरी स्मॉल होता है. पॉइंट चार्ज, ठीक है. एन इलेक्ट्रिक चार्ज, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज विच हैज नो डायमेंशन, जिसकी कोई सीमत नहीं है क्योंकि वो एक सिंपल डॉट की फॉर्म में होगा. पॉइंट चार्ज. Point charges is directly proportional to the product of their magnitude of charges. मैथमेटिकली देखें जी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. Q1 एक चार्ज है और एक चार्ज है Q2. इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन. अब अट्रैक्शन और रिपल्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, वो इन चार्जेस की नौयत के ऊपर कि दोनों चार्ज पॉजिटिवली हैं या दोनों नेगेटिवली हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. ये पहली मैथमेटिकल फॉर्म हो गई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them.
मीन वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो उन चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही दो मैथमेटिकल फॉर्म कॉलम्स लॉ है। क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इन दोनों का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन उतनी ही ज्यादा होगी। और इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन अगर डिस्टेंस इनके दरमियान ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी? कम होगी। और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। ये दो होगा, इन दोनों को हम करते हैं कंबाइन। कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करें क्योंकि इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? सेम है। तो हम लिख सकते हैं इसको F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 के नीचे हमारे पास 1 है और 1 ओवर R स्क्वायर, तो 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, R स्क्वायर इसके नीचे जो 1 होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस हो गई हमारे पास कंबाइन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम खत्म करेंगे तो हमें पता है कि एक कांस्टेंट आता है, K कांस्टेंट। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इज नोन एज कॉलम्स लॉ। ये हमारे पास क्या है? कॉलम्स लॉ है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर विच इज नोन एज कॉलम्स लॉ। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली कि F क्या चीज है, K क्या है हमारे पास, Q1 Q2 हमारे पास क्या है और R स्क्वायर हमारे पास क्या है। तो F क्या हमारे पास? F है कॉलम्स फोर्स। चार्लिस कॉलम उस साइंटिस्ट का नेम है, फ्रेंच साइंटिस्ट है। तो F को हम कहेंगे कॉलम्स फोर्स विच इज बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ जी, K क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। Q1 Q2 क्या हमारे पास? ये मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस है, दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। वो दो हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस R के साथ रिविजन करेंगे हम। द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। अगर उन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम हमारे पास एयर है देन K की वैल्यू कुछ और होगी। अगर उन दोनों के दरमियान हमारे पास मीडियम वाटर है या कोई और हमारे पास मीडियम है देन K की वैल्यू डिफरेंट होगी। इट मींस वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब फॉर एयर अगर हवा में है वो दो ऑब्जेक्ट तो K की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये फार्मूले से K की वैल्यू निकाली जा सकती है। यूनिट इसका K अपनी साइड पे ही रहेगा। F का यूनिट होता है न्यूटन, R हमारे पास इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि R का स्क्वायर है। Q1 Q2 नीचे डिवाइड हो जाएंगे, ऊपर जब आएंगे दोनों का कॉलम है तो पर कॉलम स्क्वायर, तो एक का भी कॉलम होगा दूसरे का भी कॉलम होगा, इसलिए हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कॉलम। इस फार्मूले से K की वैल्यू यूनिट कैलकुलेट किया जा सकता है, बाकी को रीअरेंज कर लें। Coulomb's law is true only for point charges whose sizes are very small as compared to the distance between them। हाँ जी, यहां पर मैंने डिस्कस किया था कि पॉइंट चार्ज कौन सा चार्ज होता है? वेरी स्मॉल एंड इलेक्ट्रिक चार्ज whose size is very small as compared to the distance between them। ये हमारे पास जस्ट लाइक एज ए डॉट की शक्ल में। तो ये कॉलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए क्या है? एप्लीकेबल है, वैलिड है। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक चार्ज है 500 माइक्रो कॉलम का, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर ले, माइक्रो 10⁻⁻⁶। Q2 चार्ज है हमारे पास 100 माइक्रो कॉलम का, 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कॉलम। उनके दरमियान सेपरेशन 0.5 मीटर है, हाफ मीटर। तो कॉलम फोर्स कैलकुलेट करें F, तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे कॉलम्स लॉ वाला, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें और उसको सॉल्व करें तो F इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास? 1800 न्यूटन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कॉलम्स लॉ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफिज।